जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आपको बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम इस इन तीनों के विषय में अंतर बता दें कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियों में अंतर क्या होता है। जबकि ये तीन जो हार्मोन्स और एंजाइम इन ग्रंथियों से बनते हैं, शरीर के अंदर ही बनते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों के जो एंजाइम होते हैं वो आपको बाहर देखने को मिलते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो हार्मोन्स बनते हैं वो हमको कभी कभार बाहरी देखने को मिलते हैं। यानी ये ब्लड से कनेक्ट होता है, और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है ब्लड से कनेक्ट नहीं होता है। आइए अंतर में हम जान लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में जो स्पेशली डिफरेंट है वो है क्या। पहले हम देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथियां। इस ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। ध्यान रहे कि बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है और इसमें नली पाई जाती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में इस एक प्रकार की नली पाई जाती है, और इस ग्रंथि का ब्लड से संपर्क नहीं होता। जब नली पाई जाएगी तो ब्लड के संपर्क में नहीं होगा। और बाह्यस्रावी ग्रंथि में जैसे मैं बताऊं कि ये हमारे जीभ में जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथि होती है। जैसे हम थूकते हैं, हमारा लार गिरता है, तो उसमें कहीं ब्लड आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलेगा। जैसे हम देखें हमारे स्किन पे पसीना होता है, तो क्या पसीना ब्लड के रास्ते से आता है? नहीं आता है। यानी बाह्यस्रावी ग्रंथियां ब्लड के संपर्क में नहीं रहती। इनका अपना एक प्रकार का नली होता है जिसके माध्यम से एंजाइम का क्या होता है? श्रवण होता है। अब हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का श्रवण होता है। यानी मैंने ऊपर बताया कि बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का श्रवण होगा और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का श्रवण होता है, और इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। यह ब्लड के संपर्क में रहती है। यानी जब इनमें नलिका नहीं पाई जाएगी तो एकदम जाहिर सी बात है कि ब्लड के संपर्क में रहेगा। यानी हमको हार्मोन्स जब भी दिखेगा वो ब्लड के ही संपर्क में दिखने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना अंतर आपको समझ में आया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उससे एंजाइम स्रावित होता है, उसमें अपनी एक प्रकार की नली पाई जाती है, वो ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन स्रावित होता है और उसमें नली नहीं पाई जाती है, और ये ब्लड के संपर्क में होता है। अब देखें हम मिश्रित ग्रंथियां। इस ग्रंथि से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में किडनी के जस्ट ऊपर पैंक्रियाज होता है, जिससे अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। जैसे अल्फा, बीटा, गामा ऐसे करके कोशिकाएं होती हैं, जिसमें बीटा कोशिका में से इंसुलिन का स्रावण होता है। तो मैंने इसकी चर्चा उस पहले वीडियो में किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पहले वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में बताया है। अब जो बाह्यस्रावी ग्रंथियों का जो पहली ग्रंथि की बात करें हम, तो होता है सेरुमिनस ग्लैंड। यानी यह ग्रंथि कान में पाई जाती है। सेरुमिनस ग्लैंड, यह ग्रंथि कान में पाई जाती है। कान में ये मोम का निर्माण करती है। यानी हमारे कान में जो मोम का निर्माण होता है वह सेरुमिनस ग्लैंड से होती है। अगर बताइए, अगर हमारे कान से जो मोम निकलती है ज़्यादा हो जाने के कारण हमारे कान से सुनाई भी नहीं देता है, तो क्या उस मोम में ब्लड होता है? नहीं होता है। अर्थात ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अर्थात इनकी अपनी एक नली होती है, ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। यानी ये कान में पाई जाती हैं, इससे मोम का निर्माण होता है। हम जितना ही अपने कान को खुजलाएंगे उतना ही ज़्यादा इनका प्रकोप बढ़ता जाता है, मोम बनती जाती है। और अगर थोड़ा इन्फेक्शन भी हुआ तो ब्लड आता है, लेकिन मोम की नली में ब्लड नहीं होता है।
अब हम बात करें लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड यह ग्रंथि जो होती है वो हमारे आँख में पाई जाती है। लेक्राइमल ग्लैंड हमारी आँख में पाई जाती है। ये जो ग्रंथि होती है आंसू का निर्माण करती है। अगर हम रोते हैं तो हमारे आँख से आंसू गिरते हैं, क्या आंसू के साथ खून भी आता है क्या? नहीं आता है। अर्थात ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो जिसकी अपनी एक नली होती है, एक नली के माध्यम से वो आंसू आते हैं और ज़्यादा हो जाने के बाद हमारे आँख से बाहर आते हैं। या और ये एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अब इसमें देखें, हमारी आँख में एक पंक्टम नाम का एक मांस का छोटा सा लोथड़ा होता है जो आंसू को स्टोर करता है। आप देखेंगे हमारी नाक के पास, ऐसे मान लीजिए कि ये ये आँख हो गई, ये आँख है और ये हमारी नाक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटा छोटा जो मांस का लोथड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पंक्टम। ये पंक्टम जो होता है वो आंसू को स्टोर करता है और इसी के द्वारा ये आंसू नाक में चला जाता है। आप कभी देखेंगे कोई व्यक्ति जब ज़्यादा रोने लगता है तो जब ज़्यादा आंसू हो जाएगा तो वो आँख से बाहर चला आता है, और जब आंसू अधिक हो जाता है तो आँख से बाहर भी आएगा और पंक्टम के माध्यम से ये नाक के द्वारा पंक्टम के द्वारा ये नाक में चला आता है। तो देखेंगे कभी कभार व्यक्ति जब रोता है तो उसके नाक से भी पानी चूने लगता है। ये लेक्राइमल ग्लैंड की अपनी एक विशेषता होती है जो आँख में पाई जाती है। और ये किसका निर्माण करती है? आंसू का। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। और आँख में एक पंक्टम होता है जो आंसू को स्टोर करता है। ज़्यादा हो जाने पर ये नाक में भेज देता है, जिससे व्यक्ति रोता है तो नाक से भी पानी चूता है। अब हम बात करते हैं एक ग्लैंड की जिसका नाम है मीबोमियम ग्लैंड। मीबोमियम ग्लैंड यह भी आँख में पाई जाती है और ये छोटी तैली ग्रंथि होती है और तैली पदार्थ और कीचड़ का निर्माण करती है। देखिए ये मीबोमियम ग्लैंड है। जैसे कि हम जब छोटे थे या अभी भी अगर हम अपने आँख के ऊपर की पलकों को यदि हम पलटेंगे तो देखेंगे किनारे किनारे पे दाने दाने तरह का एक गोला गोला छोटा सा आकार होगा। उसको टच करने पर वो तैली होता है। और मीबोमियम ग्लैंड, और जब हम ज़्यादा सोते हैं या फिर हमारे आँख में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो ये मीबोमियम जो ग्लैंड है वो हमारे आँख में कीचड़ का निर्माण करती है और ये हमारी आँख को तैली पदार्थ से की तरह बनाए रखती है। ये ग्लैंड मीबोमियम होता है। तो जो कीचड़ होता है आप उसमें कभी देखें हैं कि ब्लड रहता है? नहीं होगा। जो तैली पदार्थ है उसमें कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि की अपनी एक डक्ट होती है, अपनी एक नलिका होती है जो ब्लड के संपर्क में नहीं होती है। तो आप देखेंगे जो कीचड़ होगा, जो पसीना होगा, उसमें कभी ब्लड का संपर्क नहीं होता। तो मैंने आपको बताया मीबोमियम ग्लैंड ये आँख में पाई जाती है, ये तैली ग्रंथि होती है और तैली पदार्थ और कीचड़ का ये निर्माण करती है। अगला ग्लैंड है स्वीट ग्लैंड, जिसको श्वेत ग्रंथि कहते हैं। श्वेत नहीं कहिएगा, श्वेत ग्रंथि यानी, और स्वीट मीन्स पसीना होता ही है। तो इस ग्रंथि से पसीने का निर्माण होता है। श्वेत ग्रंथि से पसीने का निर्माण होता है। मान लीजिए हमारे बाल में, हमारे पूरे स्किन पे जो पसीने निकलते हैं तो क्या उसमें पसीने के माध्यम से ब्लड भी आता है? ऐसा नहीं है। अर्थात जो ये ग्लैंड्स हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं, अर्थात इनसे ब्लड के संपर्क में नहीं आती, अपनी एक नली होती है। तो पसीना जो है हमारे शरीर से बाहर आता है। और इसका ये स्वीट ग्लैंड का अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो पसीने का निर्माण करती है। अब आगे देखते हैं सीबेसियस ग्लैंड यानी तैली ग्रंथियाँ। यह ग्रंथि नाक पर खास
खासकर पाई जाती है। यानी आप अक्सर देखेंगे, आप स्पेशली हमारे नाक पर जो तैलीय पदार्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाकी सारा चेहरा उतना ऑयली नहीं रहता है, लेकिन सेबेसियस ग्लैंड में हमारी नाक पर बहुत ज़्यादा पसीने की तरह हो जाता है, तो ये सेबेसियस ग्लैंड के कारण होता है। अब आप कभी नहीं देखे होंगे कि हमारे नाक पे पसीना हो रहा है और उसके साथ ब्लड भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें अपनी एक नलिका होती है, ब्लड के संपर्क में नहीं आता। तो ये सब ग्रंथियाँ जो होती हैं एंजाइम का स्रावण करती हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो हार्मोन का स्रावण करती हैं। अब इसमें देखें आप, जो सीबेसियस ग्लैंड होती है वो सीबम का निर्माण करती है। सीबम यानी चिकनाई लाता है। यानी देखेंगे स्तनधारियों के बाल, जैसे आप गाय देखें, ठीक है ना, और बकरियां देखें, गोट्स देखें, तो पशु पक्षी देखें, तो उनकी जो फीदर होते हैं, जो उनके पंखे होते हैं, जो उनके चमड़े के ऊपर बाल होते हैं, वो काफ़ी सारा उस पर चिकनाई पाया जाता है। ये किस ग्रंथि के कारण होता है? सीबेसियस ग्रंथि के कारण होता है। अब हम बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। यह ग्रंथि लार बनाती है जो पाचन में सहायता करती है और हमारे मुंह को नम रखती है और स्वस्थ दांतों का समर्थन करती है। यह हमारे जबड़े के नीचे और पीछे 3 जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथि की जो प्रमुख जो 3 जोड़ी होता है उसका नाम है पेट्रोटाइड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। यानी जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे जीभ में पाई जाती हैं, जो लार होता है। और लार जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, हमारे मुख को नम रखती है और हमारे दांतों को जो है उसकी सहायता करती है। तो इसमें 3 जोड़ी पाया जाता है प्रमुख रूप से, एक पैरोटाइड और सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। अब हम बात करते हैं जठर ग्रंथि की, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखें, यह एक पाचक ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम निकलता है। इससे जठर रस निकलता है जिससे 2 एंजाइम का निर्माण होता है। जो जठर ग्रंथि होती है इससे जठर रस का निर्माण होता है और जठर रस से 2 एंजाइम निकलते हैं जो रेनिन एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंजाइम होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जठर ग्रंथि को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। जब हमारे शरीर में गैस्ट्रिक ग्लैंड काम करना बंद कर देती है तो हमको गैस नामक डिजीज़ की बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि आपका जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, आप गैस के पेशेंट हो गए। ऐसा कब होता है? यानी जब जठर ग्रंथि से जठर रस नहीं निकलेगा तो इन 2 एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, ये 2 एंजाइम नहीं बनेंगे। और ये 2 एंजाइम का अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो रेनिन एंजाइम होता है ये दूध को पचाता है। यानी जो भी हम डेयरी चीज़ें खाएंगे, दूध से बनी हुई चीज़ें खाएंगे, और जब जठर रस से जठर रस ही नहीं निकलेगा तो वो दूध कैसे पचेगा? यानी जठर रस से रेनिन एंजाइम ही नहीं निकलेगी। और जब जठर रस से पेप्सिन एंजाइम नहीं बनेगा तो जो भी हम चीज़ें भोजन खाते हैं जो प्रोटीन के, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर पेप्टाइड में कैसे बनाएगा? अर्थात जब जठर ग्रंथि काम नहीं करेगी तो जठर रस नहीं बनेगा, और जब जठर रस नहीं बनेगा तो रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम नहीं बनेंगे, तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, तो हमें गैस की समस्या हो जाती है। इसीलिए इसका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड रखा गया होगा हमारी समझ से। अब देखें आप, जब जठर ग्रंथि सही से काम नहीं करती तो व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी जब जठर ग्रंथि में जठर रस स्राव नहीं होगा तो उससे रेनिन एंजाइम पेप्सिन एंजाइम बनेंगे नहीं। रेनिन दूध का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का,
और ये दोनों चीज़ जब नहीं होगा तो गैस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यकृत की, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना भी होती है। लीवर जो होता है ये बाह्यस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और लीवर दो कोशिकाओं से बना होता है, एक हेपेटिक कोशिका, एक कूफर कोशिका। एक हेपेटिक कोशिका, एक कूफर कोशिका। यह सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह सबसे बड़ी जो होगी वो होगी सबसे छोटी। उसमें मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि के बारे में। आप उस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं और उसको जिगर भी बोला जाता है। यह अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है। ये इसकी अपनी एक विशेषता होती है कि यकृत ही एक ऐसी ग्रंथि है जो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है। इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है कूफर कोशिका की। यानी कूफर कोशिका में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी पदार्थ खिला दिया जाए तो ये मरती है, फिर इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है, यानी कोशिका पुनरुद्भवन की क्षमता हो जाती है और फिर ये कोशिका जिंदा हो जाती है, अर्थात इसको ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचती है। यानी इसीलिए इसको क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक करने की अपनी एक क्वालिटी होती है। लेकिन अब ब्रेन में आप देखेंगे तो ब्रेन में न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है, अर्थात किसी को अगर ब्रेन में अंदर चोट लग जाए तो सही नहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लीवर में, इसमें फाइब्रोनेजेन नोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। यानी लीवर फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछता है कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किस शरीर के किस भाग में होता है, तो आप कहेंगे यकृत में होता है। और इसका काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और उसी यकृत में हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का बनाने से रोकता है। ऐसा क्यों करता है कि अगर शरीर के अंदर यानी यकृत पर मैं किसी भी चीज़ से वार कर दूं और यकृत क्षतिग्रस्त हो जाती है, उससे ब्लड आने लगता है, तो जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है ये तो ब्लड तुरंत थक्का बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हिपेरिन जो होता है शरीर के अंदर होता है और इसको ब्लड को थक्का बनाने से ये रोक देता है, नहीं तो ब्लड अंदर ही क्लॉट हो जाता, हम मर जाते हैं। अर्थात यकृत जब तक एक्टिव है तब तक हमें मरने की संभावना नहीं होती है। यानी फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो है रक्त का थक्का बनाएगी और हिपेरिन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने से रोकती है। यानी ये दोनों रक्त को थक्का बनाने में काम करेंगे और ये हिपेरिन रोकने का काम करता है। अब हम देखेंगे यह पिलुरिबिन नामक हार्मोन का एंजाइम का निर्माण करते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में हो जाने पर पीलिया रोग हो जाता है। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो आप देखेंगे कि लैट्रिन के माध्यम से वो जो पदार्थ होता है वो पीला होता है। जब वो उसकी पिलुरिबिन की मात्रा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है पिलुरिबिन की, तो हमारे शरीर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और हमारी आँख, कान, मुंह, गला सारा चीज़ पीला हो जाता है। तो हमें एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस हो गया, यानी पीलिया। यानी यकृत संक्रमित हो जाती है जब बहुत ज़्यादा पिलुरिबिन का मात्रा हो जाता है, यानी हम ज़्यादा गंदे पानी का जब प्रयोग
करने लगते हैं। अब हम बात करेंगे, यकृत में होता है ड्यूलरिंग, जो पित्त को हरा कर देता है। यानी उसमें एक बिलीवर्डिंग नामक एंजाइम होता है जो पित्त को हरा करने का कार्य करता है। ये पूछता है कि बिलीवर्डिंग नामक एंजाइम जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो यकृत में पाई जाती है। यकृत का एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। यानी अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य किसका होता है, यकृत का होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। अब कार्बोहाइड्रेट को फैट में, फैट को कोलेस्ट्रॉल में। अब आप इसको ध्यान से देखिए, पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं जिससे हमको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे हम घी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसमें ज़्यादा फैट होती है। तो मान लीजिए जब फैट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, और यकृत में ही सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और जब इसकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें अक्सर जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है उसमें हृदय आघात यानी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमें, जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं तो फैट बनता है, जब और ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो और फैट बनेगा, जब ज़्यादा फैट बनता है तो कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जैसे हमारे हड्डियों के जोड़ों के बीच में अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, यानी हमारी धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन को रोकने और ज़्यादा थकान कोलेस्ट्रॉल के ही कारण होने लगती है। तो इन सब का जो प्रक्रिया है वो यकृत में होती है। कोलेस्ट्रॉल की सर्वाधिक मात्रा लीवर में पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया लीवर में ही पाई जाती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहर और शराब के सेवन से लीवर नष्ट हो जाता है। लीवर सबसे तेज नष्ट होता है जहर और शराब के सेवन से। अब इसमें क्या है, जब हम थोड़ा सा जहर या थोड़े शराब का सेवन करेंगे तब भी हमारे लीवर की जो कुफर सेल होती है वह डेथ कर जाती है, वो मर जाती है, और कुछ समय बाद उसमें पुनरुद्भवन रिनेसेंस कैपेसिटी आ जाती है, फिर वो जिंदा हो जाती है। अगर हम भी थोड़े से जहर खाएं तो मरेंगे नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में वही हम खाएं तो कुफर सेल एक ही बार मरेगी, फिर जिंदा नहीं होगी। अर्थात जब कुफर सेल मरी यानी यकृत में कोई एक्टिविटी नहीं होगी और व्यक्ति मर जाएगा। इसीलिए जब किसी भी व्यक्ति को जहर, पॉइजन या शराब या वाइन देकर मारा जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले यकृत में कुफर सेल को चेक करता है। यानी कुफर सेल जहर और शराब से ही नष्ट होता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है शराब में, और जहर में कई प्रकार के तत्वों का समावेश होता है, जिससे उसमें कुफर सेल का जो डेथ होना पाया जाता है। तो उसमें ये डॉक्टर चेक करता है कि कुफर सेल की अगर डेथ हुई है तो जहर और शराब के द्वारा इस व्यक्ति को मारा गया। अब इसमें देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण लीवर के मीसोडर्म में होता है। यानी यकृत में एक मीसोडर्म, एक पार्ट, छोटा सा पार्ट होता है जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। यानी अगर कोई स्त्री भ्रूणावस्था में है तो ऐसी स्थिति में लीवर के मीसोडर्म में ब्लड का निर्माण होगा। वैसे व्यक्तियों में जो ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।